सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। और मैं संजना क्यूरीवाल बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने आई हूँ अपनी नई कहानी के जरिए। अच्छा, एक वर्ड होता है सोलमेट। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में लवर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, ये रिलेशन पहले आता है। पर ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी इस शब्द के मायने बदल देगी, क्योंकि कहानी का नाम है सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स। जी हाँ, तो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। सांझ, मेरा वॉलेट कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा, जरा ढूंढ दोगी प्लीज? रवि ने अपने कमरे में अपना वॉलेट ढूंढते हुए अपनी पत्नी सांझ को आवाज दी। ये रहा आपका वॉलेट, ये आपका रुमाल और ये आपका फोन। सांझ ने रवि के सामने आकर उसे उसका जरूरी सामान देते हुए कहा, थैंक यू स्वीटहार्ट, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। आई लव यू। रवि ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी को बंद करते हुए कहा, लेकिन वह उससे बंद नहीं हो रही थी। लाइए, मैं कर देती हूँ, सांझ ने कहा और रवि के हाथ पर बंधी घड़ी बांधने लगी। आप कब तक वापस आ जाएंगे? घर में अकेले मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा, सांझ ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा। कंपनी की एक मीटिंग है, इसमें 2 दिन तो लग ही जाएंगे, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, जब मैं ना रहूं तो घर से बाहर निकलो, कॉलोनी के लोगों से मिलो, उनसे मेल जोल बढ़ाओ। रवि ने अपना सूटकेस संभालते हुए कहा। सांझ ने रवि की बाह को थामा और उसे घर के गेट तक छोड़ने चली आई। रवि ने एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक की थी और वो आ चुकी थी। रवि ने सांझ के माथे को चूमा और कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना, बाय। बाय, ध्यान से जाना। सांझ ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए रवि को अलविदा कहा। रवि ने अपना सामान रखा और सांझ को देख हाथ हिलाते हुए वहां से चला गया। उदास मन से सांझ वापस अंदर चली आई। सांझ और रवि की 2 साल पहले की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों में बहुत प्यार था। रवि सांझ की हर जरूरत का ख्याल रखता तो सांझ भी कभी उसे शिकायत का मौका नहीं देती। रवि उदयपुर की एक कंपनी में काम करता था। हफ्ते में एक बार उसे मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन इस बार वह पूरे 2 दिन के लिए जा रहा था और यही बात सांझ को उदास कर रही थी। रवि के जाने के बाद सांझ अंदर आकर बिखरे हुए घर को समेटने लगी। उसने हॉल और किचन साफ किया और उनके बाद अपने बेडरूम में चली आई। बिस्तर पर रवि की शर्ट पड़ी थी। सांझ ने उसे उठाया और उसे दोनों हाथों में थामकर अपनी नाक से लगा लिया। रवि की महक उसे आज भी उतनी ही पसंद थी। वह मुस्कुरा उठी और शर्ट को अपने सीने से लगा लिया। घर की साफ सफाई के बाद वह नहाने चली गई। उसने सिंपल कुर्ता पजामा पहना और शीशे के सामने आकर बालों को बांधने लगी। रवि के ना होने से उसे सजने संवारने का मन भी नहीं था। वह हॉल में चली आई और टीवी देखने लगी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे बोरियत होने लगी। उसे याद आया घर में सब्जियां और राशन खत्म होने वाला है, इसलिए वह उठी, अपना पर्स और बैग उठाया, गले में दुपट्टा डाला और मार्केट के लिए निकल गई। मैं कल रात तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आया था, तुम सो गई थी इसलिए तुम्हें दे नहीं पाया। तुम इसे साथ लेकर क्यों नहीं जाती? दीपक ने चांदनी की तरफ अपने हाथ में पकड़ा कैरी बैग बढ़ाते हुए कहा। चांदनी ने दीपक को घूरते हुए कैरी बैग लिया और उसमें रखा ड्रेस देखा तो उसका मुंह बन गया। उसने उसे बाहर निकालकर दीपक को दिखाते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं इसे पहनकर बेंची टाइप दिखूं? मैंने तुम्हारे लिए ये बहुत प्यार से खरीदा है, दीपक ने उदास होकर कहा। तो चांदनी उस ड्रेस को लेकर बाथरूम में गई। थोड़ी देर बाद वापस आई। उसे देखकर दीपक की आंखें फैल गई। उस ड्रेस की बाजू और कंधे गायब थे, साथ ही कमर वाले हिस्से से भी कपड़ा गायब था, जिससे चांदनी की पतली दूधिया कमर नजर आ रही थी। चांदनी ने अदा के साथ अपने दोनों पैरों को क्रॉस किया। उसने एक हाथ को कमर पर रखा और एक दूसरे हाथ के नाखूनों को लिपस्टिक से पुते हुए होठों से हवा करते हुए कहा, एम आई लुकिंग हॉट? ये तुमने क्या किया? अच्छी खासी ड्रेस को बिगाड़ दिया, दीपक ने कहा। चांदनी दीपक के पास आई और उसके गले को उंगली से छूते हुए कहा,
माई पुअर हस्बैंड, इसे फैशन कहते हैं जो तुम नहीं जानते। अब मैं लेट हो रही हूं, सो प्लीज मुझे और लेट मत करो। तुम वापस कब आओगी? दीपक ने पूछा। 2 दिन लग जाएंगे, चांदनी ने अपने कपड़े बैग में रखते हुए कहा। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? दीपक ने उम्मीद भरे स्वर में कहा तो चांदनी ने जोर से सूटकेस बंद किया और घूरते हुए दीपक को देखने लगी। मैं बस, दीपक इतना ही कह पाया कि चांदनी बरस पड़ी और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं वहां पिकनिक पर जा रही हूं? मैं वहां कंपनी की मीटिंग के लिए जा रही हूं, मौज मस्ती करने नहीं। एंड नाउ प्लीज तुम मेरा मूड खराब मत करो। मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे और प्लीज तब तक मुझे कोई फोन मैसेज करके डिस्टर्ब मत करना। मैं चलती हूँ, बाय। कहकर चांदनी बिना दीपक की बात सुने अपना सूटकेस संभाले वहां से चली गई। मैं बस ये कह रहा था कि मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। चांदनी के जाने के बाद दीपक धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन चांदनी उसे नहीं सुन पाई और वहां से चली गई। दीपक और चांदनी की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों में पति पत्नी जैसा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं था। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। चांदनी एक मॉडल ख्यालात वाली लड़की थी और दीपक एक सीधा साधा लड़का जो किसी से ज्यादा बात तक नहीं करता था। दीपक की सादगी के चलते चांदनी ने कभी उसे प्यार भरी नजरों से देखा ही नहीं। दोनों एक घर में साथ तो रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। दीपक अगर चांदनी के सामने कभी अपना प्यार जाहिर भी करना चाहता तो चांदनी किसी न किसी बहाने उससे झगड़ पड़ती। हालांकि बिस्तर पर वह कभी दीपक को ना नहीं कहती, लेकिन दीपक का मानना था जहां प्यार नहीं वहां जिस्मानी रिश्ते किस काम के। वह बस दिन रात चांदनी का दिल जीतने की कोशिश में लगा रहता। आज दीपक की ऑफिस की छुट्टी थी। चांदनी के जाने के बाद उसे काफी बोरियत महसूस हो रही थी। उसने कमरे में बिखरे सामान को जमाना शुरू किया। चांदनी के बिखरे कपड़े उठाए और उन्हें कबर्ड में रखने लगा तो नजर कबर्ड में टंगी साड़ी पर चली गई। उसने चांदनी के लिए बड़े प्यार से उसे खरीदा था, लेकिन चांदनी ने इसे पहनना तो दूर छुआ तक नहीं। दीपक ने उस साड़ी को छूकर देखा और कबर्ड बंद कर दिया। आज छुट्टी थी और दीपक के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह अखबार लेकर घर के बाहर वाले बरामदे में चला आया। दीपक बाहर आया ही था कि उसके बगल वाली मिसेज माथुर ने दीवार की उस ओर से आवाज दी, दीपक जरा यहां आना। जी कहिए, दीपक ने उनकी ओर आते हुए कहा। वो घर में अचानक से मेहमान चले आए हैं, उनके खाने का इंतजाम करना है। घर में ताजा सब्जियां भी नहीं है। तुम अगर फ्री हो तो मार्केट जाकर थोड़ी सब्जी ला दोगे प्लीज? मिसेज माथुर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हाँ मैं ला दूंगा, दीपक ने कहा। तुम रुको, मैं अभी थैला और पैसे लेकर आती हूँ, कहकर मिसेज माथुर चली गई। कुछ देर बाद वे वापस आई। उन्होंने कुछ रुपए और थैला लाकर दीपक को दे दिया। दीपक सब्जियां लाने पैदल ही चल पड़ा। हालांकि आज से पहले उसने कभी सब्जी खरीदी नहीं थी, लेकिन अपने सीधेपन की वजह से वह अपने पड़ोसियों को कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। मार्केट आकर दीपक सब्जियां खरीदने लगा। इत्तेफाक से सांझ भी वहां सब्जी खरीद रही थी, लेकिन दीपक और सांझ दोनों ही एक दूसरे से अनजान थी। सब्जी वाले को सब्जियों के पैसे देते वक्त सांझ की नजर दीपक पर पड़ी। वह खरीदी हुई सब्जियां थैले में रख रहा था। थैले में रखने के लिए सबसे पहले उसने टमाटर उठाए और जैसे ही उन्हें रखने वाला था, सांझ बोल पड़ी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? टमाटर सबसे नीचे रखेंगे तो वो पिचक जाएंगे। दीपक का हाथ रुक गया। उसने पलटकर सांझ की तरफ देखा। सांवला रंग, सुंदर नयन नक्श, गहरी आंखें, गुलाबी होठ उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही नजर मांग में भरे सिंदूर पर गई, दीपक ने होश में आया और सांझ के चेहरे से नजर हटा ली। लगता है भैया पहली बार सब्जी खरीद रहे हैं, सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा तो दीपक झेप गया। सब्जी वाले की बात सुनकर सांझ मुस्कुरा उठी और अपनी सब्जियों के पैसे देकर आगे बढ़ गई। दीपक ने खरीदी हुई सब्जियां अपने थैले में रखी और जाती हुई सांझ से कहा, आपका शुक्रिया। सांझ पलटी और कहा, कोई बात नहीं। दीपक मुस्कुराया और अपना थैला उठाकर सांझ से विपरीत दिशा में चला गया। रात 10 बजे दीपक डाइनिंग टेबल पर रखे खाने के सामने बैठा था। चांदनी और उसके बीच में 100 कमियां रही, लेकिन रात का खाना अक्सर दोनों साथ ही खाया करते थे और पूरे दिन में यही एक वक्त होता था जब दीपक चांदनी को इत्मीनान से देखता था।
क्योंकि दिन भर तो दोनों ऑफिस और दूसरे कामों में बिजी रहते थे। आज चांदनी नहीं थी, इसलिए दीपक का भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसने बेमन से एक निवाला तोड़ा और जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया, नजर फोन पर चली गई और उसने निवाला वापस रखते हुए खुद से कहा, एक बार उसे फोन करके पूछ लेता हूं उसने खाया या नहीं। दीपक ने फोन लगाया लेकिन रिंग जाती रही। उसने एक बार फिर फोन लगाया लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आया। दीपक ने प्लेट को खिसकाया और उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। दीपक का मन उदास हो चुका था। जितना वह चांदनी के करीब आने की कोशिश कर रहा था, चांदनी उससे उतना ही दूर जा रही थी। वह आकर करवट लेकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी नजर साइड टेबल पर रखी अपनी और चांदनी की तस्वीर पर चली गई। ये तस्वीर उनकी शादी की थी, लेकिन दीपक जानता था उसकी जिंदगी में शादी का कोई वजूद नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर को उल्टा करके टेबल पर रख दिया और आंखें मूंद ली, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसी रात 10 बजे सांझ अपने बिस्तर पर लेटी रवि के बारे में सोच रही थी। सुबह से रवि का ना कोई फोन आया था, ना ही कोई मैसेज। जब उससे रहा नहीं गया तो वह उठकर बैठ गई और उसने मुस्कुराते हुए अपने फोन से रवि का नंबर डायल कर दिया। 1-2 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से रवि ने फोन उठाया और थके हुए स्वर में कहा, हेलो सांझ, इस वक्त फोन किया? आप सो रहे थे क्या? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? सांझ ने कहा, नहीं, बस सोने ही जा रहा था। सॉरी, वो बिजी होने की वजह से तुम्हें फोन नहीं कर पाया, मीटिंग काफी लंबी थी। रवि ने कहा, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं आपको सुबह फोन करती हूँ। सांझ ने कहा, बाय, आई लव यू। रवि ने प्यार से कहा, आई लव यू टू, गुड नाइट। कहकर सांझ ने फोन काट दिया और फोन रख दिया। रवि से बात कर अब उसे अच्छा लग रहा था। उसने बिस्तर के बगल में पड़ी रवि की तस्वीर को उठाया और उसे अपने दुपट्टे से पोंछते हुए कहा, जल्दी आना। होटल रूम के बिस्तर पर लेटे रवि ने फोन साइड टेबल पर रखा तो उसके सामने खड़ी चांदनी ने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास रवि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत फोन करती है। बेचारी मुझसे बहुत प्यार करती है। रवि ने ग्लास से घूंट पीते हुए कहा, अच्छा, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? चांदनी ने अपने नाइट सूट के फीते को नजाकत से खींचते हुए कहा तो रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बिठाकर अपने ग्लास से उसे वाइन पिलाते हुए कहा, ऐसी बातें करके अच्छा खासा मूड खराब मत करो। तुम्हारी बराबरी वो कभी नहीं कर पाएगी। कहाँ तुम और कहाँ वो। उसके साथ उस घर में कैसे रहता हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। और मेरे साथ? चांदनी ने मदहोश होकर रवि की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो मैं पूरी जिंदगी बिता सकता हूं, तुम्हें प्यार करते हुए। कहते हुए रवि ने अपने होठों को चांदनी के होठों की गिरफ्त में लिया। कुछ वक्त बाद कमरे की लाइट धीमी हो गई। तो दोस्तों, ये था सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स का भाग 1। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे, जल्द मतलब 1 वीक में या फिर थोड़ा जल्दी, पर जल्दी सुनेंगे। तब तक कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन किसको धोखा दे रहा है और ये कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। तो सुनते रहिए कहानियाँ, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है मेरे साथ। बाय बाय।